तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आज हम आप लोगों को राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले हम आगे वीडियो में बता चुके हैं। आप लोगों ने अगर आगे की वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लें जाके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलो हम क्वेश्चन नंबर 61 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि 12वीं सदी के आरंभ में दिल्ली का किसका शासन था। तो तोमर वंश का, खिलजी वंश का, और सैयद वंश का, तुगलक वंश का। तो इसका आंसर हो जाएगा तोमर वंश का। थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इसके डिटेल में दिया गया है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल तोमर दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। इस वंश के अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय थे। तोमर, तंबर और कुंतल उत्तर पश्चिमी भारत का एक गोत्र था जो जाट, गुर्जर और राजपूत जातियों में पाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ दिल्ली पर सबसे पहले किसका शासन था? तोमर वंश का। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान का पराजित हुई और कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। ठीक है, तो जयचंद कब मारा गया है और पृथ्वीराज चौहान की पराजित हुई। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 1911 ईस्वी में चंदावर के युद्ध। ठीक है, अब हम इसका डिटेल देखेंगे। डिटेल में क्या है, क्वेश्चन नंबर था कितना? 62 के बाद क्वेश्चन 63 आ जाते। थोड़ा डिटेल में इसके देख लेते हैं। तो डिटेल में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया था। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान, गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था। जयचंद युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। इन्हीं निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया था? तो जैसे यह चेर, पांड्य, राजपूत और चोल वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा राजपूत वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिटेल देखेंगे इसकी। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया था। ये 7वीं और 12वीं शताब्दी तक का काल है, राजपूत काल कहलाता है। इस काल में महत्वपूर्ण राजपूत वंशों ने राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश, चौहान और चंदेल वंश, परमार वंश एवं गहड़वाल वंश आदि आते थे। राजपूत वंश ने भारत के उत्तरी भाग पर शासन किया था और राजस्थान, दिल्ली और पंजाब, मध्य प्रदेश आदि में था। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ये 63 है, 64 क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अब पाल वंश से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। पाल वंश से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पाल वंश से ये 68 क्वेश्चन देखेंगे। पाल वंश साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? ये पूछा जाता है। तो पाल वंश किस हिस्से से, ठीक है, संबंध था? तो ये था पूर्वी में पाल शासक थे। और देखो, ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। ये है पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में हुआ था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 750-1174 ईस्वी तक चला था। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये पूछा जाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। तो पाल वंश का पहला कौन सा शासक था? पाल वंश का पहला गोपाल था। कौन था? गोपाल। तो इसका देखो डिटेल में देख लेते हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया।
शासन किया और उसने उदंतपुरी तथा वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ का निर्माण कराया था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 65 के बाद आ जाएगा जाके 66। अब 66 में कौन सा दक्षिणीय भारतीय राजवंश, चोल वंश, चालक, पल्लव, संगम वंश, ये इनके बारे में कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर ये है अगला कि कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्न में से किस चोल शासक ने करवाया था? अधिराज, राजेंद्र प्रथम और राजा राज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर कौन होगा? 66 का आंसर है 66 का आंसर, हाँ इसका आंसर जो है ये 66 का आंसर है हाँ राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने क्या है 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, और तो ये कहा जाता है पल्ली छंदम। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि को दान दी जाती थी। उसका विवरण निम्न तरीके से है। जैसे बेलागबाई यानी ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि, ब्राह्मोदय ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि, शाला भोग किसी विद्यालय को रख रखाव के लिए दी जाने वाली भूमि, पल्ली छदनम जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि थी, देवदान या तिरुमठ कड़कनी ये जो है किसी मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। 68 के बाद 69 क्वेश्चन आएगा। हाँ, प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पहला है, ये 69 क्वेश्चन है। विकानिमित्रम नामक पुस्तक, यानी मालविकानिमित्रम पुस्तक से भारवी, डांडवी, भास और कालिदास। तो इसके पुस्तक के लेखक हैं कालिदास। कौन से? कालिदास। ये लोअर पीसीएस में पूछा गया थोड़ा डिटेल में। मालविकानिमित्रम कालिदास ने लिखी है। 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखी है। यानी सुपनवास दत्ता महाकवि वास ने लिखी है। और किरातु अर्जुनीय ये लिखी है भारवी ने। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो तुलसी, सूरदास, कालिदास और रामदास। तुलसीदास, ये कालिदास हैं। ये विक्रम विकासकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71। अब 71 क्वेश्चन देखते हैं। चला थोड़ा हम इसके डिटेल में किताबों के लेखक, ठीक है, अच्छे से जान लेते हैं कौन कौन। जैसे अष्टधाई है, वो पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, अष्टधाई पाणिनि ने लिखी है। और अष्टधाई पाणिनि ने रामायण, वाल्मीकि ने महाभारत, वेद व्यास ने, और महाभाष्य पतंजलि ने। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास में, रघुवंशम कालिदास ने, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, और कामसूत्र वात्स्यायन ने। और आगे देखते हैं। और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने, बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष और पृथ्वीराज चौहान ने, चंद्रवरदाई लिखी है, गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। ठीक है, यहाँ से ये पुस्तकों के नाम याद रखेंगे, यहाँ से पूछे जाते हैं कई बार। जैसे हाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के बाणभट्ट हैं। और बाणभट्ट के बाद थोड़ा डिटेल में किनके दरबार में रहते थे, डिटेल में देखेंगे कि कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महान था। इसके रचनाकार बाणभट्ट, इन्होंने हर्ष चरित्र की रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72।
यानी विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई। डिटेल में देखते हैं कि मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसकी रचयिता विशाख दत्त। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वितीय राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक की हिंदी में रूपांतरण करने का श्रेय भरतेंद्र हरिश्चंद्र को प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, यह मूलतः रूप से किस देश का था? ठीक है ना। मेगास्थनीज किस देश से आया था? तो ये आया था ग्रीस से। कहाँ से आया था? ग्रीस से आया था। ये देखो लोअर पीसीएस लोअर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, डिटेल में देखेंगे इसके। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। मेगास्थनीज यूनानी ग्रीक का निवासी था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये था 73। अब 74 क्वेश्चन देखेंगे। 74 क्वेश्चन में यहाँ पर अब इससे बनेंगे प्राचीन कालीन स्थापत्य कला और चित्रकला संगीत कला से क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो अब हम पहला 74 क्वेश्चन देखेंगे इसका कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक स्थित कहाँ पर हैं? तो ये हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश। ठीक है। और मध्य प्रदेश में है। अब 75 क्वेश्चन देखेंगे। 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसका डिटेल में देख लेते हैं कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 900 ईसा पूर्व से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। यहाँ मंदिरों का कदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम मंदिर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया है। सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। जैसे इसका आंसर तो कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, कैलाश मंदिर। थोड़ा कैलाश मंदिर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। हाँ, ये है कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा एक समक मंदिर है जो एलोरा की गुफाएं में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक है ना। कैलाशनाथ और मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एक समक मंदिर है जो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसका निर्माण 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 76 देखते हैं कि मथुरा कला का स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा था? तो ये पहुंचा था कुषाण काल में। ठीक है ना। कुषाण काल में डिटेल में देखेंगे इसका कि मथुरा कला का स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचा था। इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ था। इस आदर्शवादी कला में और सौंदर्य को प्रधानता दी। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक दिया जाता था। इस कला में देवताओं की मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों दिखाई देती है। मथुरा कला में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां मानी जाती हैं, जैसे कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, दुर्गा और शिव, गणेश। ठीक है ना। शिव भी है, गणेश आदि के। अगला क्वेश्चन 77 देखेंगे। भारत के नव पाषाण काल की
गुफा चित्रकारी कहाँ मिली है? तो ये मिली है भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसका डिटेल में देखेंगे कि भारत में नवपाषाण गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश की भीमबेटका से मिली है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म, पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र का निर्माण सीख लिया था। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते कि वस्त्रों को रंगने की शुरुआत की थी, यानी कि वस्त्र रंगे जाते थे वहाँ पहले, तो इसकी पुष्टि जो है भीमबेटका से मिली है। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित हैं? तो ये हैं सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र। इसमें डिटेल में देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित हैं। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों की गुफा आश्रमों में स्थित हैं। लगभग 250 राग कला पेंटिंग हैं। लक्ष्मण, पंचमुखी और काऊबा खोह और लखमा की गुफा आश्रयों में पेंटिंग उल्लेखनीय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। यानी अब चलेगा तुम्हारा क्या? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे अब इसके बाद, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास से यानी कि अरब एवं तुर्की आक्रमण, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के, ये आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और इससे यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं इसका। हाँ, क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? मोहम्मद गोरी तो ये 1151 ईस्वी में, 91 ईस्वी में, ठीक है ना, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। और डिटेल में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध में मुस्लिम शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था और मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ और भारत में तुर्की राज की स्थापना की। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ से कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो इससे पहली बार था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था। ठीक है। और जैसे डिटेल में इसका देखेंगे। और डिटेल में है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणी मोहम्मद बिन कासिम था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र पर अरबों का पहला सफल परीक्षण हुआ था, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला। अरबों ने 712 ईस्वी में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय पाई। भारत पर आक्रमण के साक्ष्य चचनामा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक जो है तारीख सिंध ए मसूले सिंध से प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तीसरा बनेगा कि नालंदा प्राचीन सही कर लें। हाँ, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया था? तो कब नष्ट हो गया था? तो ये हो गया था 1200 ईस्वी में। कब? 1200 ईस्वी में। 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका डिटेल में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार मगध में विस्तृत महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र 1200 ईडी में नष्ट हुआ था। 1197 ईस्वी ऐबक के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है 3 के बाद 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आज जो है यहीं तक रखते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन कल
अगली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश, जितने ये वंश हैं दिल्ली सल्तनत के, ये कल हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।